दूसरे ही लम्हे उसने जो कुछ किया उससे मेरी हालत गैर हो गई। उसने एक झटके से अपना और मेरा लिबास उतार दिया। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया और फिर मेरी आंखें बंद हो गईं। इन बंद आंखों में एक चमकदार ह्योला रक्सा था। वो सब कुछ जो मैंने कभी नहीं देखा था मेरी बंद आंखों में कूद रहा था। फिर मैंने इस बेलबास वजूद को अपने नज़दीक पाया। उसका वज़न मेरे सीने पर था। मैं बेजान हो गया था। मेरे पूरे वजूद में सनसनाहट थी। यहाँ एक सोफ़ा सेट भी पड़ा हुआ था। लड़की ने मुझे बैठने का इशारा किया और फिर खुद इस अंदाज में एक सिमत बढ़ी जैसे बैठने जा रही हो, लेकिन दूसरे ही लम्हे गड़ाप से बाहर निकल गई और एक बार फिर दरवाज़ा बंद हो गया। मैं उछल कर खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार दरवाज़ा नहीं खुला था। सरासीमा और परेशान सा मैं कमरे की चारों तरफ देखने लगा। या अल्लाह, ये नया चक्कर क्या चल गया। इस बार अगर फंसा तो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में ही फंसूंगा, मैं सोच रहा था। दरवाज़ा पीटते हुए काफ़ी देर गुजर गई, लेकिन कोई जवाब न मिला। मैं थक हार कर दोबारा सोफे पर जा बैठा और दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। क्या करूं? किस तरह इस जंजाल से अपनी जान छुड़ाऊं? और ये लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं? क्या ये लोग वाकई किसी गलतफहमी का शिकार हैं या ड्रामा कर रहे हैं? फिर मुझे दरवाज़ा खोलने का एहसास भी नहीं हुआ था। इस बार जो लोग अंदर आए वो उम्दा किस्म का सूट पहने हुए थे। वो लड़की भी उनके साथ थी और सबसे आगे एक तवील कामत शख्स था जिसके बाल बिल्कुल सफ़ेद थे, लेकिन चेहरा से सेहतमंद नज़र आ रहा था। आंखों पर मोटे शीशों का चश्मा लगा हुआ था। उसके होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट थी जिसमें बड़ी शफकत चितपा थी। मैं चौंक कर खड़ा हो गया। बैठो तो सही, जिद ना करो, बैठ जाओ। तवील और कामत शख्स ने मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसका हाथ खासा सख्त है। उसने मुझे किसी कदर ताकत सर्फ करके नीचे बिठा दिया और फिर वो मेरे नज़दीक की सोफे पर बैठ गया। मैं तुम्हारा मुआयना करना चाहता हूँ। आखिर क्यों? क्या बीमारी है मुझे? कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। देखो, जो कहा जा रहा है वही करो और हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। मोहतरम, मुझे दोस्तों की ज़रूरत नहीं। मैं नहीं जानता कि मुझे यहाँ आए हुए कितना वक्त गुजर गया और मैं एक मुलाजमत पेशा आदमी हूँ। और अगर अपने घर ना पहुँचा तो ना सिर्फ ये कि मेरी माँ, बहन और भाई परेशान होंगे, बल्कि मेरी मुलाजमत भी खतरे में पड़ सकती है। मुलाजमत? क्या बात करते हो हारून? और तुम तो खुद एक बहुत बड़ी शख्सियत हो। तुम तो खुद 10 मुलाजम रख सकते हो, उस शख्स ने कहा। बस यही गलतफहमी है आपको। मैं इन सब को बता चुका हूँ कि मेरा नाम हारून नहीं है, सरदार है, मैंने कहा। और वो शख्स दूसरे लोगों की तरफ देखने लगा। तब उनमें से एक और शख्स जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और थोड़ी पर एक बड़ा मसा था, आगे बढ़कर कहा, मेरा ख्याल है कि साफ बात का लेना मुनासिब होगा, बजाय इसके कि इसे परेशान किया जाए। साफ साफ बात क्यों ना कर ली जाए, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। सफ़ेद बालों वाले निशाने हिलाए और सोफे से खड़ा हो गया। वो शख्स मेरे सामने आ गया था और फिर वो मेरी आंखों में देखता हुआ बोला, दोस्त, हम भी जानते हैं कि तुम्हारा नाम सरदार है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम खुद को सरदार समझना छोड़ दो और हारून कहना शुरू कर दो। क्यों? क्या मैं पागल हो गया हूँ या तुम सब पागल हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम दोनों में से, बल्कि हम सब में से कोई पागल नहीं है। तुम्हारी सूरत सरदार एक ऐसे शख्स से मिलती है जिसका नाम हारून है, और वो शख्स हमारे लिए इतनी बड़ी हैसियत रखता है कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस, अब वो हमारे दरमियान नहीं रहा और उसकी वजह से एक ऐसा शख्स शदीद सदमे का शिकार है जो हारून से शदीद मोहब्बत करता है। ये सदमा उसकी जान भी ले सकता है। चुनाचा हमारी ख्वाहिश है कि तुम थोड़े अरसे के लिए खुद को हारून कहना और समझना शुरू कर दो। तुमने अलफ लैलवी करदार अब्बुल हसन का नाम तो सुना होगा। एक रात वो सोया तो खलीफा हारून रशीद बन गया, और हम भी ये चाहते हैं कि तुम हारून रशीद ना सही, हारून बन जाओ। मूंछों वाला शख्स मुस्कुराया और मैं परेशानी से उसकी सूरत देखने लगा। यकीन करो, अगर ये एक शख्स की ज़िंदगी का सवाल ना होता तो हम तुम्हें इस मुसीबत में का शिकार ना बनाते। बाकी रही तुम्हारी मुलाजमत की बात और तुम्हारी माँ बहन का मसला, तो तुम भरोसा करो कि अगर तुम हमारे काम आओगे तो उन्हें हमारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इतना कुछ दे दिया जाएगा कि तुम परेशानी से निकल जाओगे। अपना कोई कारोबार कर लेना और उसके बाद
सुकून की ज़िंदगी बसर करना। अगर किसी नए काम के लिए तुम्हारी खिदमत हासिल की जा रही हैं तो तुम एक अच्छे इंसान के सिए से हमारी मदद करो। मैं सोच में डूब गया। जो कुछ वो कह रहे थे अगर दुरुस्त था तो वाकई सोचने की बात थी, लेकिन ये सारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। रह रह कर एक ही ख्याल जहन में उभरता कि कहीं ये भी कोई चाल ना हो, ये लोग मुझे किसी मुसीबत का शिकार ना बना दें। दोस्त, जल्दी मत करो, हमारी पेशकश पर गौर करो, और अगर तुम चाहो तो तुम्हारी तरफ से कोई पैगाम तुम्हारे घर भिजवाया जा सकता है, हमारा वादा। मूंछों वाले शख्स ने कहा। अंदाज मीठा मीठा और नरम था और ऐसी लिहाजत थी उस लहजे में कि मैं तख्त रवैया छोड़ बैठा और मैंने किसी कदर नरम लहजे में कहा, लेकिन देखो तो सही, इस तरह मुझे यहाँ लाना अच्छी बात नहीं। वो दोनों कौन थे जिनका नाम शेराज और महमूद था? उन्होंने धोखे से मुझे बुलाया, अपने घर ले गए और फिर शायद चाय में मुझे बेहोशी की कोई दवा दे दी। हाँ, इस बात पर उन दोनों को सख्त डांटा गया था। कहा गया था कि शरीफाना तौर पर उस शरीफ आदमी से बात कर लेते। अगर सरदार साहब तैयार हो जाते तो ठीक था, वरना हमारी बदकिस्मती। अब भी सरदार यही बात है, अगर तुम खलूसे दिल से हमारे काम आना चाहो तो ठीक है, वरना यकीन करो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। हाँ, एक दावत ज़रूर देंगे कि एक नज़र उस शख्स को देख लो, उसकी हालत कितनी ख़राब है। वो नीम दीवाना हो गया है और हमें ख़तरा है कि उस दीवानगी के आलम में वो कहीं चल ना बसे। वो अपने बेटे से उतनी ही मोहब्बत करता है। और उसके बाद सरदार, अगर तुम्हारा दिल गवाही दे तो तुम तैयार हो जाना, वरना हम तुम्हें उस जगह छोड़ आएंगे जहां तुम कहोगे। मैं थोड़ी देर खामोश रहा और फिर मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, बेहतर है, लेकिन मुझे सोचने का मौका दो। ज़रूर सरदार, ज़रूर, लेकिन तुम जवाब हमें कब तक दोगे? थोड़ी देर के बाद मैंने जवाब दिया, लेकिन तुम इस अरसे के लिए अपने घर जाना चाहते हो? हाँ, बेहतर यही होगा कि तुम मुझे जाने की इजाज़त दो। मैं घर वालों को इस सिलसिले में बता दूंगा। नहीं सरदार, खुदा के लिए नहीं, इस तरह हम अपनी सारी कोशिशों में नाकाम हो जाएंगे। मूंछे वाले शख्स ने बदस्तूर लिहाजा से कहा और गहरी सांस लेकर उसे मैं देखने लगा। और मैंने सोचा कि अगर ये लोग घर पर इतला भिजवा दें और वाकई जिस परेशानी का यहाज अजहार कर रहे हैं वो सच है तो किसी के काम आने में क्या हर्ज है। रहा किसी गलत बात का मसला तो इसका फैसला किस तरह किया जा सकता है जब तक कि कोई उलझन पेश ना आ जाए। चुनांचे मैंने इस बात पर आमादगी ज़ाहिर कर दी कि मैं उनके दरमियान रहने के लिए तैयार हूँ। अलबत्ता अभी मैं जवाब नहीं दे सकता। वो सब उसके लिए तैयार हो गए और उन्होंने मेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। फिर वो मुझसे इजाज़त लेकर चले गए और मैं हालात पर गौर करने लगा। ये सारा हंगामा, क्या वो सच कह रहे हैं? और अगर सच नहीं कह रहे तो फिर मुझसे क्या चाहते हैं? मैं अब देहात का सीधा साधा नौजवान सरदार नहीं रहा था, बल्कि कराची में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, और अब इस मजाक का किसी हद तक मेरी समझ में आने लगा था। मेरा ज़हन इन सवालात के जवाब ना तलाश कर सका और मैंने खुद को ढीला छोड़ दिया। अपनी बस्ती आफियत की बस्ती थी और जब आफियत की बस्ती छोड़ दी तो फिर कुछ भी हो भुगतेंगे। मैंने महसूस किया था कि उन लोगों ने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया है। अब मैंने दरवाजे को दोबारा आजमाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुद ही खुल गया। वो लड़की अंदर आ गई जो मैक्सी पहने हुई थी। काफ़ी खूबसूरत लड़की थी और इस लिबास में और भी हसीन नज़र आ रही थी। मैं उठकर बैठ गया। मेरी आमद में नागवार तो नहीं गुजरी सरदार, उसने मीठी आवाज़ में कहा। तुम्हारा घर है, किसी भी जगह आ जा सकती हो, नागवारी की क्या बात? मैंने जवाब दिया, नहीं, तुम हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हो। तुम्हारी पसंद या नापसंद का ख्याल रखना भी तो हमारा फ़र्ज़ है। इन बातों को छोड़ो मेम साहब, मेरी पसंद या नापसंद की बात तो बड़ी रस्मी है। क्यों? अरे मैं कौन सा अपनी मर्ज़ी से यहाँ आया हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन क्या कहो, शराद और महमूद तुम्हें देखकर इतने बदहवास हुए कि अखलाक व अदाब भूल गए और अब वो दोनों भी शर्मिंदा हैं। क्यों शर्मिंदा हैं? हम सब लोगों ने उन्हें मलामत की है, ख़ास तौर से अफजाल ने तो उन्हें बहुत डांटा है। अफजाल साहब कौन? वही जिनकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं। उन्होंने शहराज से कहा कि तुम्हें इस तरह क्यों लाया गया? एक नेक काम था, कोई शरीफ आदमी फ़ौरन तैयार हो जाता, इस्तदा क्यों नहीं की गई? खैर छोड़ो इन बातों को, अगर हर्ज ना हो तो मेरे चंद सवालात का जवाब दो। ज़रूर, लेकिन सरदार मेरा ख्याल है कि अभी तक तुम्हारा दिल हमारी तरफ से साफ़ नहीं हुआ। क्यों? तुमने मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। ओहो बैठो मेम साहब, दरअसल मैं देहाती आदमी हूँ, शहरी आदाब से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हूँ।
ये मेम साहब क्या होता है? वो एक सोफे पर बैठ गई। आपको कह रहा हूँ, मेरा नाम फौजिया है और आइंदा तुम मुझे इस नाम से पुकारोगे, ठीक है? मैंने गर्दन हिला दी। क्या सवाल पूछ रहे थे? सही जवाब दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वादा, पक्का वादा। खुदा जाने तुम्हारा ये पक्का वादा किस किस्म का हो। बहरहाल अगर वादा कर चुकी हो तो ये तो बता दो कि असल चक्कर क्या है। क्या मतलब? असल चक्कर का मतलब बिल्कुल असल चक्कर होता है, मैंने कहा और वह मुस्कुराने लगी। असल चक्कर वही है जो तुम्हें बताया गया है, यकीन कर लूँ, आने वाला वक्त बता देगा। बात दरअसल ये है मेम साहब, मेरा मतलब है कि फौजिया साहिबा, उसने मुस्कुराकर कहा। हाँ हाँ, दरअसल इस कराची में ये खराबी भी है, पता ही नहीं चलता कि कौन साहब हैं और कौन साहिबा, मैंने कहा और वो हंस पड़ी। बहुत कुछ सिखा दिया है तुम्हें कराची ने। ये तो सच्ची बात है, अपनी बस्ती में बड़ा सुकून था, सीधे सच्चे लोग, कोई छल फरेब नहीं था। जिसने जो कुछ कहा सच कहा, बुरा कहना हुआ तो बुरा कहा, अच्छा कहना हुआ अच्छा कहा और बात बन गई। लेकिन कराची में खुदा की पनाह, हाँ तुम्हारा ये कहना ठीक है, बहर सूरत हम लोग तुम्हें धोखा नहीं दे रहे। अच्छा तो फिर ये बताओ कि वो शख्स कौन है जिसके लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो? एक बूढ़ा इंसान जो अपने बेटे से उस वक़्त जुदा हुआ जब वो 24 साल का कड़ियल जवान था। ये दाग, ये जख्म उसके सीने पर ऐसा चिपका है कि वो मुस्कुराना भूल गया। खुदा ने सब कुछ दिया लेकिन हंसी छीन ली। हाँ, बेटे की एक निशानी थी जिसने उसे उसकी आगोश में परवरिश पाई, लेकिन शायद 24 साल उस बूढ़े के खानदान पर नहुसत का निशान है। 24 साल में अचानक वो नौजवान भी एक हादसे का शिकार हो गया। बूढ़े बदनसीब के साथियों और दोस्तों ने किसी तौर पर अपने अंदर से ये हिम्मत नहीं पाई कि उसे उस दूसरे सदमे की इतला दें। चुनाचा चंद रोज तक उसे लाइन में रखा गया और उसके बाद मुख्तलिफ तरीकों से उसे धोखे दिए जाते रहे। उसे कहा गया कि उसका पोता सरकारी दिलचस्पियों की बिना पर बाहर भेज दिया गया है। हुकूमत ने उसकी आला सफाइयों से मुतासर होकर उसे एक खास शोबे में तरबियत हासिल करने के लिए बाहर रवाना कर दिया है। बूढ़ा खबतल ज़बास नहीं था, खामोश ज़रूर था। उसे यकीन नहीं आया, लेकिन उसे यकीन दिलाने के लिए तरह तरह की कार्रवाइयाँ की गई और गमज़दा इंसान आज तक अपने नौजवान पोते का मुंतज़िर है। उसका गम नहीं देखा जा सकता, चुनाचा उसकी बही खवाहों ने तगो दो शुरू कर दी। हम लोग इंतहाई कोशिश में थे कि किसी तौर कोई ऐसी सबील पैदा हो जाए जिसके तहत हम अपने झूठ को बरकरार रख सकें, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आई थी। तुम्हें यकीन नहीं आएगा सरदार कि बड़ी बड़ी तकलीफ़ें उठाना पड़ी हैं हम लोगों को, और बाहर से बूढ़े के नाम बाकायदा खतूत आया करते थे। हारून की तहरीर की नकल करने के लिए हमने इंतहाई मेहनत करके एक शख्स को तैयार कर लिया जो हारून की तहरीर में ख़त लिखता, जो यहाँ से बाहर भेजे जाते, और हमारे करम फरमा जो बाहर हैं, ये उनका एहसान है कि वही खतूत पोस्ट करके बराह रास्त उस बुज़ुर्ग के पास भेजा करते। बुज़ुर्ग को खतूत से कुछ डारस बन गई, लेकिन अब उसका मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि उसके पोते को जल्द बुलाया जाए। उसने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हम लोगों की इंतहाई कोशिशों से हुकूमत को भी इस मामले में मुलव्वस होना पड़ गया, और उसने वादा किया है कि बहुत जल्द उसके पोते को बुलवा लिया जाएगा। ये कतई इत्तफाक है सरदार कि तुम उससे इस कदर मुशाबे हो कि दुनिया का हर फर्द धोखा खा सकता है। चुनाचा शहराद और महमूद ने तुम्हें देखकर दीवाना वार इस बात का फैसला किया कि तुम्हें उस करदार की अदायगी के लिए तैयार कर लिया जाए। उन्होंने जिस अंदाज में यह कदम उठाया और इंतहाई अहमकाना और नाजायज़ था, उसका हम सबको अफसोस है। हम तो ये जानते हैं कि किसी नेक मकाम की अदायगी के लिए कोई नेक इंसान मुंह मोड़ ही नहीं सकता। हम तुमसे भी यही उम्मीद, अगर तुम इस सोगवार बूढ़े को देख लो तो तुम खुद भी हमारे इस फैसले की तायद करोगे। और सरदार, इस बात को तुम जानते ही होगे कि किसी के काम आना कितना बड़ा सवाब है, लेकिन महमूद और शरात की गलत हरकत से तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची और तुमने हमारे बारे में गलत अंदाज़ा लगाया। अगर यही बात है, हम तुमसे दूसरे अंदाज में कहते तो तुम तैयार हो जाते, लड़की ने कहा, और मैं बगौर से देखता रहा। और फिर मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो वाकई ये काम इतना बुरा भी नहीं, लेकिन बीबी मेरे अपने मसाइल उसकी इजाज़त कहाँ देते हैं। ओह डियर सरदार, जब तुम हमारे किसी मामले में अपने आप को मुलव्वस करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे मसाइल भी तुम्हारे मसाइल तो नहीं रहे, हम भी तो उनमें बराबर के शरीक हैं। हम हर वो काम करेंगे जो तुम्हारी सहूलत के लिए होगा। वो तो ठीक है, लेकिन इंसान अपने मसाइल से खुद बेहतर तौर पर निमट सकता है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, लेकिन डियर सरदार,
ایک بات کا میں تمہیں یقین دلاتی ہوں۔ وہ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ تم چونکہ ہمارے لیے ایک ایسا کردار ادا کر رہے ہو جو ہمارے لیے انتہائی اہم ہے اور بڑی محنت کرنا پڑے گی۔ محسوس مت کرنا سردار، نیکی کا کام تو ہے، لیکن تمہاری اس محنت کے معاوضے کے طور پر تمہیں اتنا کچھ دیا جائے گا کہ تم فکر معاش سے آزاد ہو جاؤ گے۔ صرف محنت سے اپنا کردار ادا کر دو۔ ٹھیک ہے فوزیہ صاحبہ، میں تیار ہوں۔ اگر تم تیار ہو سردار تو اپنا یہ مقصد ترک کر دو۔ کیا مطلب؟ مقصد یہ کہ ہم لوگوں کے بارے میں برے انداز سے سوچنا ترک کر دو اور اس فرض کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح تیار کر لو۔ لیکن ان لوگوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا فوزیہ صاحبہ۔ ٹھیک ہے، میں جانتی ہوں، پھر اس میں میرا کیا قصور؟ لیکن اب تو خود کو سنبھالو سردار۔ ٹھیک ہے، میں خلوص دل سے تمہارے کام کے لیے تیار ہوں اور گزری ہوئی باتوں کو بھول جاتا ہوں، میں نے کہا، اور فوزیہ نے میرے بازو پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تم بے شک اپنے نام کی طرح فراخ دل ہو اور مجھے تمہاری بے تکلفی کے لیے معاف کیا تم نے، اور میں تمہارا ہر آسائش کا خیال رکھوں گی۔ جیکب لائن، وہاں تمہارا کون ہے؟ کوئی نہیں، لیکن وہ میرے سہارے ہیں۔ کیا مطلب؟ کراچی کی زیر زمین پر میرے ساتھ بہت برا سلوک ہوا فوزیہ۔ میں تو نوکری کی تلاش میں آیا تھا، لیکن مجھے قدم قدم پر ٹھکرایا گیا، اور پھر نوکری ملی تو ایسی جس کی وجہ سے میں جیل پہنچ گیا، 3 مہینے کی قید کاٹی۔ یہ تم ہی ہو، حالات انسان کو بہت بدل دیتے ہیں، نہ جانے کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، اور ابھی تو کچھ نہیں، تھوڑے عرصے کے اندر تم جو کچھ بن جاؤ گے وہ تمہارے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ اب باہر چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں نے گردن ہلا دی۔ میں علی باس بدل آؤں؟ ابھی آئی۔ فوزیہ باہر نکل آئی، اور پھر جب وہ آئی تو میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ مردانہ لباس پہنے ہوئے تھی اور بے حد حسین نظر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ کار میں بیٹھتے ہوئے مجھے عجیب لگا۔ بہرحال کار عمارت سے باہر نکل گئی اور میں نے باہر سے بھی اس عمارت کو دیکھا۔ وہ نہیں تھی جس میں میں پہلی بار آیا تھا، گویا بے ہوشی کے عالم میں مجھے کسی دوسری عمارت میں لایا گیا تھا۔ فوزیہ کار چلا رہی تھی اور کراچی کی سڑکیں مجھے اجنبی لگ رہی تھی۔ آج کراچی کو میں نے بہت نئے انداز سے دیکھا۔ ہاں، کار میں بیٹھ کر لوگ اس خوبصورت شہر کو اسی طرح دیکھتے ہوں گے۔ واقعی یہ تو بڑی حسین جگہ ہے، بشرطے کہ انسان مصائب کا شکار نہ ہو۔ مصائب کی آنکھ اور خوشحالی کی آنکھ میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے خوب سیر کی، رات کو ایک ہوٹل میں کھانا کھایا، پھر ایک فلم دیکھی اور اس کے بعد واپس گھر آ گئے۔ بلا شبہ یہ کراچی کا نیا رنگ تھا اور میری زندگی کا بھی، لیکن نہ جانے آئندہ اور کون کون سے نئے رنگ میری زندگی میں بکھرنے والے تھے۔ میں ان سارے رنگوں کو قبول کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ 5 دن گزر چکے تھے اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہر شام فوزیہ میرے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جاتی اور اس نے میرے لیے بے پناہ خریداری کی۔ تقریباً 2 درجن سوٹوں کے کپڑے خریدے گئے، ٹائیاں، جوتے، موزے اور نہ جانے کیا کیا۔ اس دوران مجھ سے گیاس کے لیے خط بھی لکھوایا گیا تھا، جس میں میں نے لکھا تھا کہ اچانک ضروری کام میں مصروف ہو گیا ہوں، وہ لوگ فکر مند نہ ہوں، بہت جلد ان سے ملاقات کروں گا، اور یہ خط پوسٹ کرا دیا گیا۔ دن رات سکون سے گزرتے رہے، لیکن نہ جانے کیوں خمیر ذہن میں ایک خلش تھی، ایک انوکھی خلش جسے میں کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ وہ لوگ تو گویا میرے غلام بن کر رہ گئے۔ یہاں کے سارے ملازم میرے ایک اشارے پر سب کچھ کرنے کو تیار رہتے یہاں، اور سب کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ مجھ سے زیادہ مجھے خوش رکھا جائے، اور ان سب کی سپہ سالار ایک طرح سے فوزیہ تھی۔ اور میں نے فوزیہ کے اندر بھی کچھ خوبیاں دیکھیں۔ وہ تسنا سے پاک تھی، نہایت صاف ستھری گفتگو کرتی، اور اس کا اپنا ایک وقار تھا، اور آہستہ آہستہ میں اس ماحول میں ضم ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن جب کبھی کبھی دوسروں کا خیال آتا، بے چینی کی ایک لہر سے اٹھتی اور میں بے کل ہو جاتا۔ ایک شام فوزیہ میرے ساتھ ڈرائیوان میں فلم دیکھ رہی تھی، حالانکہ فلم خاصی دلچسپ تھی اور اس کی کہانی کسی قدر میری کہانی سے ملتی جلتی تھی، اور اس بات نے میرے اوپر اثر کیا اور میں کچھ مزمل سا ہو گیا۔ سردار، فوزیہ نے شاید یہ بات محسوس کر لی اور میں چونک پڑا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ کوئی خاص بات نہیں، بس اس فلم کی کہانی، اور میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ تمہاری کہانی سے ملتی جلتی ہے؟ کیوں؟ فوزیہ مسکرا کر بولی۔ ہاں فوزیہ، کسی حد تک تم جان چکی ہو، میرا خیال ہے کہ اس کے بعد تم میری ذہنی کیفیت سمجھ رہی ہوگی، اور میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، اور فوزیہ مسکرا کر بولی، لیکن تم پریشان کیوں ہو؟ بس فوزیہ، اسے ایک جذباتی بات بھی کہہ سکتی ہو۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا تم مجھے اپنے دل کی بات نہیں بتا سکتے؟ فوزیہ نے محبوبانہ انداز میں کہا، اور میں نے اس وقت اسی انداز میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی۔
यूँ लग रहा था जैसे वो मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती हो, और अक्सर मैंने महसूस किया था कि फौजिया का अंदाज बाज़ औक़ात बदल सा जाता है, लेकिन इस बात पर मैंने कभी तवज्जो नहीं दी, और उस वक़्त भी उसकी यही कैफ़ियत थी। फौजिया, दरअसल बाज़ वक़्त मेरी कैफ़ियत कुछ अजीब सी हो जाती हैं, मैंने संजीदगी से कहा। हाँ, मैंने कहा ना कि मैंने अक्सर महसूस किया है सरदार। क्या ये गैर फितरी बात है? हरगिज़ नहीं। हर इंसान के ज़हन में बेशुमार ख्यालात जन्म लेते हैं, लेकिन सरदार बातें ऐसी होती हैं जो किसी को अपने से कह दी जाती हैं, और अपने का तयन करना वाकई बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर कोई खुद को पेश करे तो उसे ठुकराना नहीं चाहिए, फौजिया ने अपनाइए से कहा। नहीं फौजिया, ठुकराने की तो कोई बात नहीं। तो फिर तुम मुझे अपने दिल की बातें क्यों नहीं बताते? ऐसी भी कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें बहुत कुछ समझता हूँ फौजिया। और मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं। क्यों? बस ऐसे ही। दरअसल इंसान अजीब हैसियत रखता है। कभी कभी वो हालात के तहत किसी से इस कदर नज़दीक हो जाता है कि उसका दिल चाहता है कि वो उसे अपना सब कुछ समझ ले, और मैं भी इसी कैफियत का शिकार हूँ सरदार। यकीन करो, इन सारी बातों से हट कर भी तुम्हारा एक खाका मेरे ज़हन में है जो ना जाने क्या हो। फौजिया, तुम मेरी पूरी शख्सियत से वाक़फ़ हो। हाँ, क्यों नहीं? तो फौजिया, तुम एक बात समझ लो। क्या? कराची में रहकर मुझे लोगों से थोड़ी बहुत वाकफियत ज़रूर हो गई है, लेकिन अब भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैं बेहतर तौर पर इंसान को समझने की सलाहियत हासिल कर चुका हूँ। ठीक है, तो फिर मुझसे जो कुछ कहा करो साफ साफ कह दिया करो, मैंने कहा। और फौजिया गर्दन झुकाई रही, और फिर उसने निगाहें उठाकर मेरी तरफ देखा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं सरदार? वो आहिस्ता से बोली। क्यों, क्या कोई मुश्किल बात है? मैंने पूछा, और फौजिया की तवज्जो फिल्म की जानब अब बिल्कुल नहीं रही थी, और वो किसी खास ख्याल में डूब गई। और फिर उसने गर्दन हिलाई और बोली, हाँ तो कहो ना। सरदार, मैं ज़हनी तौर पर तुमसे बहुत मुतासर हो गई हूँ। मैं नहीं जानती कि ऐसा क्यों हुआ। एक फ़र्ज़ मेरे सुपुर्द किया गया। हम सब एक फ़र्ज़ के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन बस दिल का वक्त अजीबो गरीब खसूसियात का हमल होता है। बाद औक़ात ऐसी उलझन में फंसा देता है कि इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ फौजिया, इसमें कोई शक नहीं। बस मैं यही कहना चाहती थी सरदार कि बाकी मामला जो कुछ भी हैं, लेकिन अगर कोई बात तुम्हारे जहन को मुतासर करे और तुम ये सोचो कि इस मसले में तुम्हें किसी की ज़रूरत है, तो खुदा के लिए मुझसे तकल्लुफ़ मत करना। तकल्लुफ़ कहाँ करता हूँ फौजिया? नहीं, तुम दिल की बात कहने में हिचकिचाते हो। नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है, मैंने जवाब दिया। तो फिर बताओ, इस फिल्म को देखकर तुम्हारे जहन में क्या ख्याल आया? बस यूँ ही फौजिया, तुम जानती हो ज़्यादा लोग मेरी ज़िंदगी से मुतल्लक नहीं। गयास, उसकी माँ और उसकी छोटी बहन ने मेरे साथ जो सलूक किया, और उसने मुझे वो अपनायत फराहम कर दी जिसमें घर से निकल आने के बाद भूल बैठा था। और मेरे घर में मेरे बाद अब मेरी बहनें हैं जो मुझे बेपनाह चाहती हैं, और जिनकी आस भरी निगाहें मेरे ऊपर लगी हुई हैं। यकीन करो, जब उनका ख्याल आता है तो दिल बड़ा कहने लगता है, आखिर क्यों? और मैंने भी तो तुमसे कुछ कहा था। यकीन करो फौजिया, इतने से काम का इतना बड़ा मुआवजा वसूल करना मेरी समझ में नहीं आता। ये मुआवजा तो नहीं है सरदार, तो फिर क्या? बस तुम एक नए काम के लिए कोशिश कर रहे हो, और उसमें तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे खुद से किसी तौर पर अलहदा मत समझो, फौजिया ने कहा। और मैं परेशानी से कुछ सोचने लगा, और फौजिया जो कुछ कह रही थी मेरा ज़हन उसे कबूल नहीं कर रहा था। भला उस नेक काम के लिए उन लोगों से इतना बड़ा मुआवजा किस तरह वसूल करूं? फिल्म की तरफ से हमारी तवज्जो बिल्कुल ख़त्म हो गई, हालांकि फ़िल्म खासी दिलचस्प थी। तब फौजिया ने मुझे खामोश देकर कहा, अब किस सोच में डूब गए? बस कोई ख़ास सोच नहीं, तुम सारे ख्यालात ज़हन से निकाल दो सरदार। बस यूँ समझो कि मैं हर तरह से तुम्हारी साथी हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे सीने में अपना दिल रख दूँ ताकि तुम मेरी सोच से वाकिफ़ हो जाओ। तुम्हारा शुक्रिया फौजिया। मेरे ज़हन में सिर्फ एक तरद्दुद था जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। हर किस्म का ख्याल ज़हन से निकाल दो। और हाँ सुनो, तुम क्या समझ रहे हो? क्या हम तुम्हारी इन उलझनों से बेनियाज हैं? कौन सी उलझनों से? मकसद यही है कि ये उलझनें जो तुम्हारे जहन को परागंदा करती हैं, और उनमें अव्वल बात गयास की है, और इसलिए हमारी ये कोशिश है कि तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक गयास को एक ऐसी ज़िंदगी फराहम कर दी जाए कि वह अपनी तालीम भी जारी रख सके, और उसे एक ऐसी माली मुआवनत भी मिल जाए जो उसके घराने को चला सके। ये तो बहुत ही अच्छा काम होगा फौजिया। बिलाशुबा वो लोग उसके मुस्तहिक हैं, ख़ास तौर से इसलिए कि उनका तल्लुक़ मेरी ज़ात से रह चुका है। तुम्हारी ज़ात हमारे लिए किस कदर अफजल है उसके बारे में तुम नहीं सोच सकते। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे मुतमईन नहीं रहने देता। मुझे शर्मिंदगी है
कि मैं बार बार तुमसे इस बात का तज़किरा कर रहा हूँ। देखो सरदार, जो कुछ तुम्हारे लिए किया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए है कि तुम पूरी तरह खातिर जमा हो जाओ और तुम ये समझो कि जो लोग तुम्हारे साथ शामिल हैं वो पूरी तरह तुमसे मोहब्बत करने वाले हैं। उसके अलावा जो कुछ खर्च हो रहा है उसके बारे में तुम ये समझ लो कि उसका तल्लुक़ 100% उस शख्स की ज़ात से है जिसके नज़दीक पैसों की कोई हैसियत नहीं, जिसकी दौलत इस कदर है कि वो चाहे तो बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन सिर्फ एक हादसे ने उसे इस कदर मफलूज कर दिया कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि तुम इस कदर खातिर जमा हो जाओ कि जो काम करो पूरे सुकून के साथ करो, और तुम्हारे इस सुकून के लिए सरदार हम बड़ी से बड़ी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। हम तुम्हें ज़हनी तौर पर सेहतमंद चाहते हैं, बीमार नहीं। गोया तुम्हारी बल्कि तुम लोगों की ज़ात पर इन अखराजात का कोई बोझ नहीं पड़ रहा। मैंने सवाल किया। कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम इस सिलसिले में बिल्कुल मत सोचो। फौजिया ने कुछ दिली से कहा। ठीक है फौजिया, बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं को खुद गर्द इंसान की हैसियत से तुम्हारी निगाहों में ना रहूं। बिल्कुल नहीं रहोगे, तुम बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हो। तुम्हारे लिए अगर छोटे छोटे काम कर दिए जाएं तो उनकी कोई कीमत नहीं रहती, बल्कि कल या परसों तक हमारा पहला मरहला मुकम्मल हो जाएगा। पहला मरहला? मैंने सवाल किया। हाँ, मेरा मतलब है कि गयास के लिए एक उम्दा जगह बुक स्टॉल कायम कर दिया गया है और शायद कल या फिर परसों हम तुम्हारी मुलाकात गयास से करवा देंगे। ओह, बुक स्टॉल कहाँ बनाया गया? पुरानी नुमाइश के एक बेहतरीन इलाके में सारे मकाम मुकम्मल कर दिए गए, सामान भर दिया गया है, बस उसका इफ्तिताह बाकी है। मेरी आंखें खुशी से चमकने लगीं। गयास और अम्मी कितना खुश होंगी, गयास का मुस्तकबिल बन जाएगा। लेकिन मैं उन लोगों से क्या कहूँगा? मैं उन्हें तफसील तो बता ही नहीं सकता। घर वापस आया तो भी जहन उन्हीं ख्यालात में डूबा हुआ था। एक मखसूस वक़्त के बाद फौजिया मेरे पास नहीं रहती थी और आम हालात में वो सुबह से शाम तक मेरे साथ ही होती। लेकिन क्या मेरी ज़िंदगी गैर यकीनी हालात का शिकार नहीं? क्या मैं हुक्मी ठोस ज़िंदगी में हूँ? क्या मेरा मुस्तकबिल महफूज है? क्या मैं किसी ठोस ज़िंदगी में हूँ? क्या मेरा मुस्तकबिल महफूज है? क्या उन लोगों के काम के अख्तिताम के बाद? और फिर मेरे ज़हन में लालच उभर आया, जैसा कि उन लोगों ने पेशकश की हैं। अगर उन किरदार को अदा करते हुए मेरा काम भी बन जाए तो क्या हर्ज है? इस दुनिया का काम ऐसे ही चलता है, तो फिर क्यों ना फ़ायदा उठाऊं? मैं खुद किसी को धोखा नहीं दे रहा और मैंने कोई फ़रार तो नहीं किया। और इन ख्यालात ने मुझे मुतमिन कर दिया। जैसा कि फौजिया ने कहा, अगर ये बात है तो इन कामों का उन्हें कोई माली नुकसान नहीं उठाना पड़ता। तो ठीक है, फिर मैं क्यों ना फ़ायदा उठाऊं? और यहाँ मेरी सोच आम इंसानों से मुख्तलिफ नहीं थी। दूसरी सुबह फौजिया हस्बे मामूल एक नए और खूबसूरत लिबास में मेरे पास पहुँच गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नाश्ता तैयार है हजूर अनवर। मैं भी तैयार हूँ। और मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने नहा कर सफ़ेद शलवार कुर्ता पहन लिया जो फौजिया ने मेरे लिए तैयार करवाया था। फौजिया की आंखें खुशी से चमकने लगीं और वह बेअख्तियार मुस्कुरा पड़ी। तो आइए, उसने एक हाथ लहरा कर कहा। शुक्रिया, आप भी चलिए, मैंने कहा और वह मेरे साथ आगे बढ़ने लगी। खुदा की कसम, दिल खुश हो गया इस वक्त। खूब, क्यों? तुम्हें खुश देखकर। अब तुम लोगों ने मेरे लिए इतनी खुशियाँ मुहैया कर दी हैं तो मैं खुद को किस तरह रोकूं? खुदा तुम्हें सारे ज़माने की खुशियाँ दे सरदार। मेरी यही दुआ है कि तुम कभी किसी उलझन में ना पड़ो। मुझे ऐसे मुखलस लोगों के मिल जाने की उम्मीद नहीं थी। बाद काम उम्मीदों के ख़िलाफ़ होते हैं। हमारा जहन में भी कुछ ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि हमें हारून का ऐसा नाम बदल मिल जाएगा, और हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। क्या? बस सरदार, अभी बहुत सी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ सकेंगी। क्यों? प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कुछ जानते हो? नहीं भाई, अभी मेरी तालीम इतनी आगे की नहीं बढ़ सकी। वही मैं कह रही थी कि प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए चेहरे के नकूश को तब्दील कर लिया जाता है, लेकिन वो इतने पायदार नहीं होते कि हमेशा कायम रह सकें। उनमें तब्दीली रूनुमा हो जाती है और बाद औक़ात सही प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं हो सकती, और उसके अलावा उस मुल्क में मुमकिन भी नहीं था। मगर इससे तुम्हारी क्या मुराद है? वही बता रही हूँ। हमने दादा जान की हालत इस कदर ख़राब देखकर ये सोचा कि क्यों न किसी शख्स के चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी कराकर उसे हारून की शक्ल दे दी जाए। अव्वल तो इस काम के लिए किसी मुनासिब आदमी का इंतखाब एक मुश्किल काम था। दूसरी बात यह है कि हमें ख़तरा था कि अगर कभी वो सूरत पहचान ली गई तो बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन तुमने हमारी सारी मुश्किलात हल कर दी। बहर सूरत हैरत की बात है
कि मैं हारून साहब से इस कदर मुशाबा निकला। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। और हम में से जिस किसी ने भी तुम्हें देखा, यूँ लगा जैसे हारून साहब हमारे सामने खड़े हों। खैर ठीक है, बल्कि मुझे खुशी है कि मेरी नाचीज़ ज़ात तुम्हारे किसी काम आ सकी। और मैंने कहा, और फौजिया मुस्कुराने लगी। नाश्ते की मेज़ पर बैठकर हम दोनों ने नाश्ता शुरू कर दिया। हमारे अलावा कोई तीसरा नहीं था और अमूमन नहीं होता था। अफजाल साहब वगैरह कम ही आते। दूसरे लोग मुलाजम टाइप लोग थे। महमूद और शहराज को भी मैंने कभी नहीं देखा था। घर पर यूँ समझा जाए कि आम तौर पर से मेरी मैयत में फौजिया ही रहती थी। चुनाचा हम नाश्ता करते रहे। नाश्ते के दौरान फौजिया ने कहा, रात मैंने तुमसे अस्पताल के बारे में कुछ कहा था। हाँ, मुझे याद है। मैंने ये कहा था या तो कल या परसों ये इंतज़ाम मुकम्मल हो जाएगा। हाँ, तो आपकी इत्तला के लिए ये अर्ज़ है कि आज आप उस बुक स्टॉल की चाबी और मालकाना हकूक़ के कागजात अपने अजीज़ तरीन भाई गयास के सुपुर्द कर देंगे। और मुझे यकीन है कि आपको ये सुनकर बेपनाह खुशी होगी। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? और फौजिया ने महबूबिया से पूछा। वाकई फौजिया? और मैंने दिल्ली में सर दबाते हुए कहा, हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं किस ज़ुबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ? किसी ज़ुबान से भी नहीं, बल्कि आप शुक्रिया अदा करेंगे तो झगड़े हो जाएंगे। फौजिया ने मसनूई तौर पर बुरा मानने के अंदाज में कहा और मैं हंसने लगा। लेकिन फौजिया, तुम्हें यह बात कैसे पता चली? टेलीफोन किया था अफजाल साहब ने। कब? सुबह ही सुबह। उन्होंने कहा था कि ठीक 11 बजे मैं आपको लेकर सदर पहुंच जाऊं। सदर में अफजाल साहब मिल जाएंगे और फिर वो बुक का स्टॉल हमारे हवाले कर देंगे। फिर मैंने पूछा, नहीं, मेरा मकसद है कि बुक का स्टॉल की चाबी वगैरह हमारे हवाले करने के बाद क्या होगा? बस उसके बाद होगा ये जनाब कि आप जाएंगे अपनी अम्मी मोहतरमा के पास और वहाँ जाकर गयास को तलब करेंगे। और उसके बाद बाकी काम आपका अपना है कि आप किस तरह उन लोगों को समझाएंगे। बस यूँ कह दें कि काफ़ी अरसे तक आपकी मुलाकात उनसे नहीं होगी क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं। मैं कह दूंगा। शाम तक आपकी छुट्टी रहेगी और उसके बाद ठीक 7 बजे आप जैकब लाइन के बस स्टॉप पर पहुंच जाएंगे, जहां से मैं आपको ले लूँगी। क्या समझे? समझ गया। ओहो, नाश्ता तो करें, आपको ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो गए। नाश्ता करें, नाश्ता। और मुझे आपकी सेहत की भी फ़िक्र है। फौजिया के अंदाज में बड़ी अपनायत होती थी। मैं नाश्ता करने लगा और थोड़ी देर के बाद हम दोनों फारिग हो गए। दर्जी कपड़े ले आया था और ज़रा पहन कर देख लें, रात ही को उससे कहा था। फौजिया बोली और मैं उसके साथ एक कमरे में पहुंच गया। आला दर्जे के सूट थे जिन्हें पहनकर मैंने आईने में देखा और शशदर रह गया। फौजिया भी कुर्बान हो जाने वाली निगाहों से मुझे देख रही थी। खुदा की कसम, क्या लग रहे हो? कोई मेरे दिल से पूछे। बस बाकी आइंदा, मैंने कहा और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। फौजिया के मशवरे से मैंने शलवार कमीज़ में रहना मुनासिब समझा था। ठीक 11 बजे हम सदर पहुंच गए। वहां मूंछे वाले अफजाल साहब मौजूद थे। मुस्कुराते हुए हमारी कार में आ बैठे। चलो भाई आओ, और कैसे हैं हमारे हारून साहब? अफजाल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक, माशाअल्लाह, उनकी तो शख्सियत ही निखर गई है, निगाह नहीं ठहरती उन पर। अफजाल साहब ने कहा और मैं सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। ये कागजात है अफजाल साहब, बुक स्टॉल की दुकान गयास के नाम पर हासिल की गई है। सारा सामान भी उन्हीं के नाम से होगा। एक मुलाजम भी रख लिया गया है जो दुकान चलाएगा। अब उसे सारा काम समझा दिया गया है। चुनाचा आज शाम को 3 बजे वो दुकान पर पहुंच जाएगा और आप उसे गयास से मिला दें। इस वक्त वह कहाँ होगा? स्टॉल पर, अफजाल साहब ने जवाब दिया और मैं खामोश हो गया। सदर से पुरानी नुमाइश का फासला चंद मिनट का था। हम स्टॉल के सामने पहुंच गए। शीशे के खुशनाम शोकेस, उनमें सजी हुई किताबें और रसाइल बुक रहे थे और मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। दुकान पर गयास बुक स्टोर लिखा हुआ था। मेरी गर्दन फरते ममूनियत से झुक गई और हम तीनों नीचे उतर आए। अलीमुद्दीन, ये हैं सरदार साहब, और तुम 3 बजे यहाँ आ जाना। ये तुम्हें स्टॉल के मालिक से मिला देंगे। अफजाल साहब ने मुलाजम से कहा, बहुत बेहतर जनाब, बाकी का काम तुम बेहतर तौर से संभाल सकते हो, आप मुतमईन रहें जनाब। ठीक है सरदार साहब, अब आप जहाँ कहें मैं आपको उतार दूँ। यही ठीक है, मैं अब चला जाऊँगा, मैंने कहा। और इल्मुद्दीन ने स्टॉल बंद कर दिया था और फिर उसने चाबी मेरे हवाले कर दी। मेरा दिल खुशी से बिल्लियों उछल रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं गयास वगैरह के लिए इतना कुछ कर सकूँगा। क्या हाल होगा उन लोगों का।
वो लोग रुखसत हो गए और मैं चाबी लेकर देर तक खड़ा सोचता रहा। बिलाशुबा किसी के लिए कुछ करना दुनिया की सबसे बड़ी सादत है। हालांकि जो कुछ हुआ था वो मेरी कुव्वते बाजू का नतीजा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मेरी ज़ात उसमें मुलव्वस थी और मैं कुछ लोगों के लिए इस कदर दिलकशी इख्तियार कर गया था कि उन्होंने ये सब कुछ मेरे लिए किया, इसलिए कि मेरा वजूद कम अज़ कम गियास और उसके घराने के लिए फ़ायदेमंद तो साबित हुआ। मैंने सोचा और फिर मैं दिल में बेपनाह मसरते लिए हुए गियास के घर की तरफ बढ़ गया। कई दिन के बाद उस तरफ आया था और जिन लोगों से शनासाई हो गई थी उन्होंने मोहब्बत से सलाम और दुआ की, खैरियत पूछी और मैंने उनमें से चंद खास लोगों को बताया कि मैं एक ज़रूरी काम से गया हुआ था। गियास के घर के दरवाजे पर पहुंचकर मैं एक लम्हे के लिए रुका और फिर अंदर दाखिल हो गया। सहन में अम्मी रोशन की जुएं देख रही थी और मुझे देखा तो उछल कर खड़ी हो गई। रोशन भी खुशी से चीख पड़ी थी, आहा सरदार भैया आ गए, और वो दौड़ कर मुझसे लिपट गई। कहाँ चले गए थे, क्या हो गया था? उन्होंने आगे बढ़कर मुझे लिपटा लिया और फिर बोली, क्या हम इस काबिल नहीं थे कि तुम हमें बताकर जाते? बड़ा ही कठिन वक्त गुजरा है हम पर और तुम्हें क्या मालूम। गैर जो हुए और अम्मी मोहब्बत भरे लहजे में शिकायत करने लगी। उनकी आंखें नम हो गई थी और मैंने उन्हें सीने से लगा लिया। आप यकीन करें अम्मी, गैरत की बात बिल्कुल गैर मुनासिब है। ऐसी कोई बात नहीं, बस कुछ इत्तफाकात ऐसे ही पेश आ गए थे। क्या इत्तफाकात पेश आ गए? आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो तुम घर बताए बगैर चले गए? अम्मी गुस्सा थूक दें, खुदा की कसम मैं बिल्कुल मजबूरी की हालत में आपको इतला दिए बगैर चला गया था और फिर कुछ सूरत हाल ऐसी थी कि मैंने ये बात बर्दाश्त कर ली और आप मुझसे नाराज़ हो जाएं। हाँ ठीक है, ये बात बर्दाश्त कर ली और इस बात का एहसास ना हुआ कि मैं कितनी परेशान होंगी। मुझे पूरा एहसास था अम्मी, और आपकी और गियास की परेशानी मेरे जहन में थी, तो फिर उस तरह क्यों चला गया? चला नहीं गया, अम्मी ले जाया गया था। क्या मतलब? अम्मी चौंक पड़ी। हाँ, आप अगर मुझे मोहलत दें तो मैं आपको सारी तफसीलात से आगाह कर दूं। लाए होगे कोई घर कर, अम्मी ने नाज भरे अंदाज में कहा, और इस तरह जैसे कोई माँ अपने बेटे पर कर सकती है। नहीं अम्मी, आप मुझे बताइए, मैंने कभी आपसे झूठ बोला है? मैंने नहायत सादगी से अम्मी से पूछा। बोला तो नहीं, लेकिन आप बताओ क्या कहोगे? अम्मी, दरअसल मुझे कुछ ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी मुलाजमत की पेशकश की। ऐसी मुलाजमत अम्मी जो मेरी तकदीर बदल दे। मैंने कहा और अम्मी ने जल्दी से सवाल किया, अच्छा कहाँ मिल गए थे वो लोग? बस स्टोर में आ गए थे और ना जाने उन्हें मेरी क्या चीज़ पसंद आ गई कि उन्होंने मुझे ये पेशकश कर दी। फिर वह मुझे अपने साथ ले गए, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उनका काम इतना अहम और ज़रूरी है। अच्छा, तो साथ ले जाने के बाद उन्होंने तुम्हें घर से निकलने को भी मना कर दिया? ये बात नहीं अम्मी, और वो मुझे यहाँ से लेकर बाहर ले गए और काम इतना ही जल्दी और ज़रूरी था कि मैं उन्हें फौरी तौर पर मना नहीं कर सका। सब कुछ जो कुछ हुआ और मेरी लाइल्मी ही में हुआ, और उन लोगों के लिए मैं वाकई उतनी ही अहमियत रखता था। मगर काम क्या है? कौन लोग हैं वो? अम्मी ने पूछा। बहुत अच्छे लोग हैं वो, बस यूँ समझो अम्मी कि मेरी तकदीर खुल गई। हमारी किस्मत ने बिल्कुल ही एक नया रुख इख्तियार किया है। ऐसा काम है जो मैं आसानी से कर सकता हूँ, और उसका मुआवजा अम्मी आप सोच भी नहीं सकती कि मुझे उसका मुआवजा क्या मिल रहा है। ताज्जुब की बात है, आखिर ऐसा क्या काम है? बस अम्मी, सही तफसीलात मुझे खुद भी मालूम नहीं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया हूँ और उन्होंने मुझे इतनी रकम एडवांस में दी है कि मैं सोच भी नहीं सकता। ओहो, ऐसा आखिर क्या काम है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। बेटा, किसी गलत चक्कर में मत फंस जाना, ये दुनिया बड़ी ख़राब है। लोग नए तरीक़ों से सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तुम तो यूं भी सीधे सादे और इंतहाई मासूम हो कि आसानी से किसी के भी जाल में फंस सकते हो। बस अम्मी, अगर आपकी दुआएं मेरे साथ हों तो मैं किसी भी जाल में ना फंस सकूँगा। बस आप ये दुआ करें कि मैंने जिस मकसद के लिए उन लोगों के साथ शमूलियत इख्तियार की वो मकसद पूरा हो जाए और मैं उसमें कामयाबी हासिल कर लूँ। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटे, मगर मैं तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हूँ। आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए उन्होंने तुम्हें? बस अम्मी, क्या बताऊँ, नकद तो मैंने उनसे थोड़े ही पैसे लिए हैं, लेकिन कुछ और काम कर लिया है। क्या? आओ बैठो, चाय पियोगे या खाना खाओगे? चाय भी पीऊँगा और उसके बाद खाना भी खाऊँगा, लेकिन गियास के साथ। तुम्हें नहीं मालूम गियास कितना हरासा हो रहा था। क्या कह रहा था? मैंने पूछा।
कह रहा था कि किसी के बदन में अपना खून शामिल होना ज़रूरी होता है। अम्मी, अगर ये बात है तो मेरे दिल में सरदार भैया का इतना प्यार क्यों है? ये प्यार उनके दिल में क्यों ना पैदा हुआ? वो हमें गैरों की तरह छोड़कर क्यों चले गए? मेरा ख़त नहीं मिला था अम्मी। मिला था और उस वक़्त उसे सुकून हुआ, वरना 2 दिन तक कॉलेज भी नहीं गया था और मुझे यकीन था कि मेरा भाई मेरे लिए कितना परेशान होगा। रोशन, मुझे चाय पिलाओ। और मैंने रोशन से कहा, जो एक तरफ खड़ी मुस्कुराकर मुझे देख रही थी। अभी पिलाती हूँ भैया, मगर क्या उन लोगों ने आपके कपड़े भी उतार लिए? रोशन ने हंसकर कहा, क्यों? ये पहने हुए तो हैं। वो तो नहीं जो पहन कर गए थे। ओहो, बहुत बातें करने लगी हो। चाय का पानी रखो और हाँ, जुए ना गिरा देना उसमें पानी में, और मैं चाय छान कर लाऊंगी, आप फिक्र ना करें। जितनी जुएं गिरेंगी निकाल कर फेंक दूंगी। वैसे अम्मी भैया इन कपड़ों में कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे तू जाती है चाय बनाने या मैं बताऊं तुझे? जूं कहीं की, मैंने कहा और रोशन हंसती हुई बावर्ची खाने में भाग गई। काम नहीं बताया उन लोगों ने तुम्हें? बाहर के किसी मुल्क में कोई काम है अम्मी, जिसके लिए वो लोगों को यहाँ से ले जा रहे हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। बेचारों ने मुझे भी उनमें शरीक कर लिया। बड़ी बड़ी रकमें एडवांस दे रहे हैं उन्हें। ताज्जुब है, हमने तो ऐसा काम कभी नहीं सुना। बहरहाल अल्लाह तुम्हें अमान में रखे। मैंने उनसे मना कर दिया था अम्मी कि मैं उनके साथ नहीं जा सकता, लेकिन बड़ी खुशामद करने लगे। मैंने उनके सामने कुछ शर्तें पेश कर दी और जब उन्होंने वो शर्तें मान ली तब मैं कहीं तैयार हुआ। क्या शर्तें पेश की थी तुमने? मैंने उन्हें बताया कि मेरा छोटा भाई कॉलेज में पढ़ता है, मेरी बहन और अम्मी हैं, मैं उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। और मैं अपने गयास भैया के लिए एक बुक स्टॉल खोलना चाहता हूँ, जिससे उसे खूब आमदनी हो और अखबार भी ना बेचने पड़े। ये गयास की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी अम्मी। ओहो, फिर बस जब उन्होंने मेरी ये शर्त पूरी कर दी तो मैंने उनकी बात मान ली। क्या मतलब? ये बुक स्टॉल की चाबी है अम्मी, और इसमें माल भरवा दिया गया है और एक मुलाजम भी रख दिया गया जो खुद ही सारे काम करेगा और स्टॉल की सारी आमदनी गयास को देगा। गोया गयास उस बुक स्टॉल का मालिक होगा। उन्होंने ये काम कर दिया? अम्मी ने हैरत से पूछा। ना करते तो मैं तैयार कब होता उनके काम के लिए। अरे ना जाने क्या काम है, कहीं किसी मुसीबत में मत फंस जाना। हमें नहीं चाहिए ऐसी आमदनी, हमें नहीं चाहिए ऐसा बुक स्टॉल। जो खुदा दे रहा है वही ठीक है बस, और खुद मेहनत करके सब कुछ बना लेना। माँ बाप के सहारे हो बेटे, खुदा तुम्हें हर आफत से महफूज रखे। अम्मी परेशान हो गई थी और मैं उन्हें दिलासा देता रहा और बेमुश्किल तमाम वो पुरसकून हुई और हमें चाय पी रहे थे कि गयास की आवाज़ सुनाई दी। अम्मी, क्या सरदार भैया? और वो मुझे देख कर ठठक गया। कहाँ सुन लिया तुमने? अम्मी ने कहा। बाहर लोग कह रहे थे। गयास मुंह फुलाकर बोला और आगे बढ़ने लगा, लेकिन मैंने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया था। ईमान से मैं नहीं बोलूँगा आपसे, बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अरे वाह मेरे शेर, बस इतनी सी बात पर नाराज़ हो गए यार। ईमान से मजबूरी थी, वरना कौन सी मजबूरी थी ऐसी? आपको मालूम है मेरी क्या हालत रही है। हाँ, अम्मी ने सब कुछ बता दिया है और मैंने भी अम्मी को सब कुछ बता दिया। चलो चाय पियो, फिर बातें करेंगे। अम्मी, आप मेरी मुश्किल हल करें और उसे सब कुछ बता दें। बताएं अम्मी, क्या मजबूरी थी भैया की? गयास ने कहा और अम्मी ने मुतफक्कर लहजे में उसे पूरी तफसील बता दी। अरे तो नुमाइश पर जो स्टॉल बना है वो मेरे नाम से है। वो गयास के चेहरे पर एक लम्हे के लिए चमक उभरी और फिर मादूम हो गई। जी जनाब, उसके प्रोपराइटर हैं और ये कागजात मुलाहजा फरमाएं। मैंने कागजात निकाल कर गयास के सामने रख दिए और गयास उन कागजात को देखने लगा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, या तो वो फरिश्ते हैं या फिर बेहद चालाक इंसान। सरदार भैया, मुझे ये सौदा मंजूर नहीं। क्या मतलब? पहले इस बात की वजाहत हो जाए कि वो आपसे क्या काम लेना चाहते हैं, क्यों आपके लिए उन्होंने ये रकम खर्च की। गयास, यकीन करो कोई गलत काम नहीं, मैं मालूम कर चुका हूँ, खाक मालूम कर चुके हैं। आप इस दुनिया में इतने शरीफ लोग सिर्फ किताबों और अफसानों में पाए जाते हैं जो किसी की ख्वाहिश पूरी कर दें। ज़रूर वो आपसे कोई ऐसा काम लेना चाहते हैं जिसमें उन्हें लाखों का फ़ायदा हो और इसकी एवज़ उन्हें ऐसी कोई बात नहीं है गयास। फिर भी जब तक मुझे इत्मीनान नहीं हो जाएगा मैं ये सब कुछ कबूल नहीं करूँगा। मैं आपको किसी उलझन में नहीं फंसने दूंगा। आप हमारे लिए ये सब कुछ कर जाएं और ख़ुद मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएं। अब मैं इतना भी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं गयास और अम्मी को राज़ी कर सका और गयास किसी तौर पर मुतमईन नहीं हुआ। और मैंने जब उससे कहा कि अगर कोई गलत बात हुई तो मैं आसानी से उन्हें छोड़ कर आ जाऊँगा, तब वो राज़ी हो गए। फिर अम्मी खाना पकाने में मसरूफ़ हो गईं और मैं और गयास बातें करने लगे।
गयास अभी तक मुतमिन नहीं हो सका था। वो सोच रहा था कि मैं उन लोगों की कोई चाल ज़रूर है, देख लेंगे गयास, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं भी मोम का बना हुआ नहीं हूँ और मैंने उनके जाल से निकल आऊँगा। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो तुम्हें कहाँ ले जाएंगे। अभी नहीं बताया, लेकिन ज़ाहिर है कि ले जाने से पहले ये तो बताएंगे और मैं तुम्हें बता दूंगा। तो तुम अब कब उनके पास जाओगे? शाम को। आज जहाँ नहीं रहोगे? नहीं, मैं वादा करके आया हूँ, ठीक 3 बजे तुम बुक स्टॉल खोलोगे और वो शख्स जो बुक स्टॉल का मुलाजिम है उसका नाम हलीमुद्दीन है। अभी हम उससे ये बात भी मालूम कर लेंगे कि उसकी तनख्वाह क्या तय की गई है और उसके बाद गयास तुम बुक स्टॉल का चार्ज संभाल लोगे। तुम इस तरह किया करना कि हलीमुद्दीन उस वक्त तक, जब तक तुम कॉलेज से वापस ना आओगे, बुक स्टॉल की देखभाल किया करेगा। उसे गालबन सारा काम आता है। फिर तुम जब तक तुम चाहो रहना, वरना काम उसके सुपुर्द करके आ जाया करना। क्या वो उनका अपना आदमी है? पता नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं। उन्हें इन तमाम बातों से कोई दिलचस्पी नहीं, बस उन्होंने तो मेरी फरमाइश पर यह सब कुछ करके दिया है। ठीक है, जैसा तुम कहोगे भैया, लेकिन बुक स्टॉल की आमदनी का क्या होगा? होगा क्या? तुम्हारी अम्मी और रोशन के काम आएगी। मुझे इससे इख्तलाफ है। अम्मी ने बावर्ची खाने से आंख लगाई और वो खाना निकाल कर ला रही थी। अम्मी खाना लिए हुए हमारे नज़दीक पहुंच गई। उन्होंने खाना हमारे सामने रखा और दोबारा बोली, और मुझे इससे बिल्कुल इख्तलाफ है। क्यों अम्मी? और उनका क्या करोगे जो गांव में तुम्हारे मुंतज़िर हैं? उनके हक मैं नहीं छीन सकती। ये जो भी हो रहा है और उनमें उनका पूरा पूरा हक है। और ये बात मैं कह देती हूँ अम्मी, देखिए, जब मैंने यहाँ के लिए ये सब कुछ किया है तो क्या आपके ख्याल में अपनी बहनों और अब्बा को भूल गया हूँ? ऐसी बात नहीं है अम्मी। आप उनका पता अपने पास रख लें। अगर मैं यहाँ मौजूद ना हूँ तो आप जाकर मालूम करें और वो लोग यकीनन ऐशो इशरत से रहेंगे। कमाल की बात है, और मैं तो पागल हुए जा रही हूँ ये सोच कर कि आखिर वो कौन लोग हैं जो तुम पर दौलत लुटाने के लिए तैयार हैं। बस हमें बेवकूफ़ी समझ लें और उन लोगों को भी, लेकिन आप यकीन करें कि उसमें कोई फ़रेब और झूठ नहीं। उन लोगों ने उन सवालों से अब मैं आजिज़ आ गया था। बेमुश्किल तमाम ही खामोश हुए थे, वरना मैं जानता था कि मेरी बात ना तो अम्मी ने तस्लीम की है और ना गयास ने। ठीक 3 बजे मैं गयास को लेकर बुक स्टॉल पर पहुंच गया। हलीमुद्दीन हमारा मुंतज़िर खड़ा हुआ था और मैंने गयास से उसका तारफ़ कराया और उसने झुक कर गयास को सलाम किया, और ये तुम्हारे बुक स्टॉल के मालिक हैं। हलीमुद्दीन हमारा मुंतज़िर खड़ा था और गयास भैया, ये हलीमुद्दीन हैं जो स्टॉल का सारा काम संभालेंगे और तुम उनसे सारे काम की तफसील मालूम कर सकते हो। आमदनी ये तुम्हारे हवाले करके जाया करेंगे और जिसकी चीज़ की ज़रूरत होगी ले आया करेंगे, और उन्हें इस सिलसिले में खासा तजर्बा है। सारे इमरान कामों में गुजरी है साहब, और आप बेफिक्र रहें, मैं सारे कामों से वाकिफ़ हूँ। हाँ, तुम्हारी तनख्वाह क्या तय पाई है? 700 रुपये माहवार, और हर साल उसमें 100 रुपये का इजाफा। लेकिन इस शक्ल में जब मैं 1000 रुपये का मुनाफा आमदनी में करके दिखाऊं। ठीक है, मैंने गयास से कहा, और गयास ने भी गर्दन हिला दी। वो उस बुक स्टॉल को देखकर शशदर रह गया, और अंदाज़न उसमें 40-50 हज़ार रुपये का तो सिर्फ सामान भरा हुआ था। दुकान की कीमत अलग थी, गोया 1-1.5 लाख का मसला था, और जिसके बारे में गयास सोच भी नहीं सकता था। मैं खुद भी इन तमाम चीज़ों को देखकर हैरान रह गया। बहर सूरत मुझे फौजिया की बात याद आ गई। हलीमुद्दीन ने बुक स्टॉल खोल लिया और गयास थोड़ी देर तक रुक कर बुक स्टॉल का जायज़ा लेता रहा, और उसकी अजीब कैफियत थी। कभी उसका चेहरा शिद्दत मसरत से चमक जाता और कभी उस पर फिक्रमंदी की तह जमने लगती। तकरीबन 5:30 बजे हम लोग वापस पलटे और मैंने उन लोगों से इजाज़त चाही। गयास मुझे छोड़ने जाना चाहता था, लेकिन मैंने उससे माजरत कर ली। नहीं गयास भैया, मैं चला जाऊंगा और तुम किसी बात पर तवज्जो मत दो। गोया मैं तुम्हें छोड़ने भी ना जाऊं। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ना ही वो लोग ये बात पसंद करेंगे, क्योंकि उससे अदम एतमाद का इजहार होता है। कमाल की बात है। ठीक है भैया, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन अब मुलाकात कब होगी? ख़त तो मैं तुम्हें लिखता ही रहूँगा गयास, और तुम्हारी खैरियत भी मालूम करता रहूँगा। फौजिया मेरी मुंतज़िर थी और मुझे देखकर वो चौंक पड़ी और फिर मसरूर लहजे में बोली, अरे मैंने तो तुम्हें आते हुए देखा ही नहीं। मैं वक्त से कुछ पहले ही पहुंच गया हूं फौजिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब का। वैसे मैं ठीक 7 बजे पहुंच गई थी। उसने अपने बराबर का दरवाज़ा खोल दिया और मैं अंदर बैठ गया। कार स्टार्ट होकर चल पड़ी और रुख घर ही की तरफ था। क्या रहा, अम्मी और गयास से मुलाकात हुई? हाँ, और वह सब कुछ उनके हवाले कर दिया। हाँ फौजिया, लेकिन यकीन करो वो मुखलस लोग इतना कुछ मिल जाने से खुश नहीं थे।
बस मुतफक्कर थे कि आखिर वो कौन लोग हैं जो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आखिर उनका मकसद क्या है। तुमने क्या जवाब दिया? फौजिया किसी कदर घबरा कर बोली। क्यों, क्या तुम्हारे ख्याल में मैं उन्हें हकीकत बता देता? नहीं, मैं बस पूछ रही थी। मैं उन लोगों से इतना ही मुखलस हूँ फौजिया जितना वो मुझसे, लेकिन मैं वादा खिलाफी का आदी नहीं हूँ। तुमसे जो वादा किया है वो अपनी जगह, और मैं कभी किसी को हकीकत नहीं बताऊँगा। मैं तुम्हारे ज़रफ़ की कायल हूँ सरदार, ना सिर्फ मैं बल्कि अफजाल साहब और दूसरे भी। हाँ फौजिया, मैं एक मामूली सा इंसान हूँ, लेकिन वफ़ादारियाँ निभाना जानता हूँ। तुम यकीन करो, हमारी ज़ात से भी तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ ना पहुँचेगी। पहले हम तुम्हें मुतमिन करेंगे और उसके बाद हम तुमसे अपने काम के लिए कहेंगे। अब तुम इस तरफ से मुतमिन हो गए। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। ठीक है, आज तुमसे दूसरे मामले पर बात होगी। दूसरा मामला? मैंने सवाल किया। हाँ, अभी तो तुम्हारे गांव भी चलना है। तुम्हारे वालिद और बहनों से भी तुम्हारी मुलाकात कराई जाएगी ताकि तुम किसी खलश का शिकार ना रहो। क्या मतलब? ये अफजाल साहब का मंसूबा है। दरअसल अफजाल साहब तुमसे बड़ी तवक्कात वाबस्ता कर चुके हैं, तो फिर उनका ख्याल है कि जब तुम अपने घर और दूसरी चीज़ों की तरफ से मुतमिन हो जाओगे तो ज़्यादा दिल जमी से हमारे काम की तरफ तवज्जो दोगे। मैं अब भी तैयार हूं और तुम मेरे अमल में कोई कोताही नहीं पाओगे, मैंने कहा। और मुझे यकीन है, लेकिन यहाँ तो एक दूसरे के लिए आसार की बात है। अफजाल साहब तुमसे इतना खुश हैं कि बयान से बाहर है। वो तुम्हारी ज़रूरत की हर सहूलत मुहैया कर देना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे इन एहसानात का बोझ किस तरह उठाऊँगा फौजिया? लेकिन अब तक तो सिर्फ तुम लोग, और मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। ओहो, छोड़ो इन बातों को। हाँ, ये बताओ कि तुम खुश हो? हाँ फौजिया, बहुत खुश। कम से कम इन लोगों को ज़िंदगी गुजारने का सहारा मिल गया। तुम यकीन करो सरदार, ज़िंदगी भर तुम इन लोगों की मदद करते रहोगे तो किसी को एतराज़ नहीं होगा। फौजिया ने कार इमारत में दाखिल कर दी और फिर हम दोनों उतर कर अंदर आ गए। इमारत में हस्बे मामूल हमारे अलावा और कोई नहीं था। बैठो, फौजिया ने कहा और मैं उसके सामने पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। कल यहाँ एक खातून आई थी। कौन है? मैंने सवाल किया। देखा तो मैंने भी नहीं, लेकिन मिस ग्रीस के नाम से मशहूर हैं, और तुम्हें एक दिक्कत पेश आएगी सरदार। वो क्या? अब इस घर में तुम्हें हारून के नाम से ही मुखातब किया जाएगा, ये ज़रूरी है। मिस ग्रीस को ये बात नहीं मालूम होनी चाहिए कि तुम सरदार हो, हारून नहीं। ठीक है, और इसमें दिक्कत की क्या बात है? तुम्हें उलझन नहीं होगी? उलझन क्यों होगी? ज़ाहिर है कि आइंदा मुझे इस नाम से ज़िंदगी बसर करनी है। अच्छा है वक्त से पहले आदत पड़ जाए। उसके अलावा मिस ग्रीस तुम्हारी तरबियत भी करेंगी, तुम्हें अंग्रेज़ी बोलना सिखाएंगी और गैर मुल्की आदाब से वाकिफ़ कराएंगी। ये क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हारी आइंदा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ज़ाहिर है कि तुमने यूरोप में ज़िंदगी गुजारी है, जहाँ के आदाब व अखलाक से वाकफियत भी ज़रूरी होगी। ओह ठीक है, लेकिन मुझे दिक्कत तो नहीं होगी। हरगिज़ नहीं, तुम जिस कदर ज़हीन इंसान हो, मैं जानती हूँ कि मुझसे ज़्यादा इस बात को कोई नहीं समझ सकता। तो फिर कल से शुरू करा दे तुम्हारी ट्रेनिंग। हाँ, मैंने मुस्कुराकर कहा। अब दूसरी बात हो जाए हारून, वो भी फरमाइए, मैंने कहा, और फौजिया मुस्कुराने लगी। ईमान से कोई नहीं कह सकता कि तुम एक आला तबके के फ़र्द नहीं हो, और मैं तो तुम्हें देखकर मुसर्रत से दीवानी हो जाती हूँ। खुद को संभालिए मोहतरमा, क्या फ़ायदा? फ़ायदा तो बहुत कुछ है, और ये बाद में ही पता चलेगा, फौजिया ने मैंने खेद अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। ओहो ठीक है, और मुझे भी सब कुछ मालूम करने की जल्दी नहीं। हाँ, तो वो दूसरी बात क्या है? वो हारून, आप गाँव कब चलोगे? फौजिया, मैंने संजीदा लहजे में कहा, तुम लोग अब मेरे साथ इतना भी ना करो कि मैं शर्मिंदगी से गर्दन भी ना उठा सकूं। क्या मतलब है जनाब का? तुम मेरे लिए इतना कर चुकी हो फौजिया कि सख्त शर्मिंदगी होती है। मुआवजा लेकर तो कोई भी किसी काम के लिए काम कर सकता है। मैंने किया, नेकी की, और बस अब मैं कुछ नहीं चाहता। इस काम को अंजाम देने के बाद मैं उन लोगों के लिए भी कुछ कर लूँगा। जी नहीं, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि आपको कोई उलझन, आपकी तनहा उलझन नहीं है। मैं बराबर की शरीक हूँ, ना सिर्फ मैं बल्कि दूसरे भी, और हम तुम्हारे किसी भी काम को अपना काम समझते हैं। और ये तय कर लिया गया है कि जब तक तुम बिल्कुल पुरसकून ना हो जाओगे, इस बात का ऐलान ना करोगे कि तुम्हारे ज़हन में कोई उलझन, कोई तरद्दुद नहीं है, तो तुम्हें अपनी किसी बात के लिए आमादा नहीं किया जाएगा। बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। क्यों हैरत अंगेज़ क्यों? मेरा मकसद खुदा न ख्वास्ता तुम्हारी नीयत पर शक करना नहीं है, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम लोगों के सोचने का अंदाज भी किसी कदर अनोखा है, और सब के सब एक ही अंदाज में सोच रहे हो। तुम उस शख्स के कितने बड़े हमदर्द हो जो बेचारा अपने जहनी तवाज़ुन खो बैठा है। ओहो, वो हमसे अलग नहीं है हारून। फौजिया ने मुझे सरदार की बजाय हारून कहना शुरू कर दिया, गोया कोई रिश्ता भी है।
मैंने कहा ना, हर बात तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता मालूम होती चली जाएगी। वो जो कुछ है और तुम उस पर बिल्कुल हैरत नहीं करोगे। उस वक्त जब तुम्हें सारी तफसीलात से वाकफियत हो जाएगी। ठीक है, और मैं भी ये नहीं चाहता कि तुम अपने वसूल के खिलाफ पहले कुछ बात बताओ। यकीन करो हारून, कोई ऐसी बात नहीं जो तुमसे खसूसी तौर पर छुपाई जाए। बस एक अमल है और उस अमल के तहत ये काम हो रहा है। मैंने कहा ना, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैंने जवाब दिया, अब तुम ये बताओ कि बस्ती कब चलोगे। पहले तो मुझे ये बताओ कि बस्ती चलकर क्या करोगे। तुम्हारे अबू से मुलाकात और बहनों के लिए कोई बंदोबस्त है, ऐसा बंदोबस्त जो उन्हें अच्छी ज़िंदगी दे दे, ताकि तुम ये महसूस कर लो कि तुम अपने फ़राइज़ से सुबकदोश हो चुके हो। लेकिन फौजिया, क्या बहनों के लिए रिश्ते भी आसानी से मिल जाएंगे? मैंने सवाल किया। रिश्तों की बात ना करो, अच्छी रिहाइशगाह होगी, अच्छा तर्ज ज़िंदगी होगा तो बहुत से लोग राग़िब हो जाएंगे। तुम यकीन करो, ये इस दुनिया का मामूल है। बेहतर हालत किसी की देख लें तो उसकी जनब दौर पड़ेंगे। रिश्ते मिल जाना तो कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ तुम्हें मुस्तहकम करना है। ठीक है, मैंने ठंडी सांस ली। खुदा करे कि मैं तुम्हारे इन एहसानात का तुम्हें भी कोई अच्छा सिला दे सकूं। दे क्या सकूं, और तुम दे रहे हो हारून। तुम नहीं समझते, तुम्हारे मिल जाने के बाद हम लोग कितने मुतमिन और पुरसकून हैं। फौजिया ने जवाब दिया और मैं खामोश हो गया। गियास से मुलाकात के बारे में मज़ीद कोई गुफ्तगू ना हुई, और वैसे भी ये बात कुछ अरसा पहले ही तय हो चुकी थी कि गियास को एक मुस्तकिल और मुतमिन ज़िंदगी देने के बाद मैं कुछ अरसे के लिए उनसे कतई तौर पर जुदा हो जाऊंगा, और ये बात पहले ही मेरे इल्म में लाई जा चुकी थी। चुनांचे मैंने इस मौजू पर उनसे कोई गुफ्तगू नहीं की। रात के खाने के बाद फौजिया हस्बे मामूल चली गई और मैं आराम करने के लिए लेट गया। मेरे ज़हन में बहुत से ख्यालात थे, और अब मैं अपने अब्बू और बहनों से मिलूंगा तो वो मेरी इस हालत को देखेंगे तो क्या उन्हें भी गियास की अम्मी की तरह अचंभा नहीं होगा? वो समझेंगे कि मैं किसी उलझन में फंस गया हूँ। वैसे वाकई मुश्किल काम है। वालिदैन ख़ास तौर से मुतमिन नहीं होते, और गियास और उसकी अम्मी भी तो मुतमिन नहीं हुए, और वो लोग भी तो मुझे इस कदर चाहते हैं। दूसरे दिन मैं और फौजिया नाश्ते से फारग होकर बैठे थे कि एक खातून अंदर दाखिल हुई। नरमो नाजुक सी मीम थी, मगरब का लिबास पहने, चश्मा लगाए, दूध की माना सफ़ेद। और मैंने कराची में ऐसी कई लड़कियां या औरतें देखी थीं। ख़ास तौर से स्टोर में वो अंग्रेज़ी बोलती, लेकिन मिस ग्रेस ने अंदर आकर कहा, मेरा नाम ग्रेस है। ओहो मिस ग्रेस, और आप तो बहुत उम्दा उर्दू बोल लेती हैं। फौजिया ने मुस्कुराकर उसके हाथ मिलाते हुए कहा। बहुत उम्दा नहीं, बस ठीक काम चल जाता है, ग्रेस ने कहा। और मेरा नाम फौजिया है और ये हारून है। बड़ा खुशी हुआ। ग्रेस ने मेरी तरफ भी हाथ बढ़ा दिया और मैं एक लम्हे के लिए हौंक बन गया। फिर मैंने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। ठंडे और नरम हाथ को अपने हाथ में लेकर एक अजीब सा सुरूर महसूस हुआ, और मैंने जल्दी से हाथ छोड़ दिया तो मिस ग्रेस मैंने खेत अंदाज में हंस पड़ी। तशरीफ़ रखिए मिस ग्रेस, आप क्या पियेंगी? वेरी थैंक्स, और थोड़ी देर के बाद काफ़ी पियेंगा, मिस ग्रेस ने कहा, और उस पिएगा पर भी मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे मेरा रूम मांगता, आप मदद करेंगा? क्यों नहीं, अभी आई मिस्टर हारून, फौजिया ने कहा, और मैंने गर्दन हिला दी। मिस ग्रेस फौजिया के साथ चल पड़ी, और मैं कब से उस हसीन औरत को देख रहा था। बड़ी भली लग रही थी। फिर मैं एक ठंडी सांस लेकर दूसरी तरफ तवज्जो हो गया। उन लोगों के लिए मैं एक कीमती खिलौने की हैसियत रखता था। सबको पसंद था, सब मुझसे दिलचस्पी रखते थे। वो शख्स कितना खुश नसीब होगा जिसकी मैं नकल था, लेकिन बेचारा जवानी के आलम में ही मर गया। फौजिया वापस आई तो मेरे ख्यालात का सिलसिला टूट गया। देखा मिस ग्रेस को? उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं मुस्कुरा दिया। एक अर्ज़ थी जनाब। फौजिया ने गहरी निगाहों से मुझे देखा। हुक्म दीजिए। कहीं इस गोरी चमड़ी पर न रीझ जाइए। मेरा मतलब है कि उससे इश्क बिल्कुल ना किया दीजिएगा। मैं निगाह रखूंगी। हाँ, इसलिए कि आप किसी की अमानत हैं। ओहो, अमानत भी हो गया, मगर किसकी? मेरी। फौजिया ने ये कहा और शर्मा गई, और उसने गर्दन झुका ली। इस तरह शर्माती हुई फौजिया मुझे अजीब लगी, और बहुत अजीब और बहुत प्यारी, लेकिन मैं खो सा गया। क्या ये ज़िंदगी अपनी हुई और मुझे तो सिर्फ एक शख्स की नकल करनी है? असल तो मैं बन नहीं सकता, कभी न कभी ज़रूर सामने आ जाएगी। काम अज़ कम इस वक्त जब हारून का राज खुल जाएगा और बड़े मियाँ ठीक हो जाएंगे। क्या सोचने लगे? फौजिया ने पूछा। कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हैं जनाब। नहीं फौजिया, सचमुच कोई ख़ास बात नहीं, आम बात ही सही। अभी मैं सोच रहा था कि क्या ये ज़िंदगी दायमी होगी। मेरा मतलब है कि हारून की ज़िंदगी कभी ना कभी तो मुझे अपने दुनिया में लौटना पड़ेगा। दुनिया कोई भी हो हारून, अगर तुम पसंद करोगे तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगी। आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत कुछ लाएगा हारून, यकीन करो बहुत कुछ लाएगा। फौजिया जज्बाती हो गई।
जब फौजिया ऐसी बातें करती थी तो मेरी समझ में नहीं आता था कि उसे क्या जवाब दूं, और मैं उससे मुनहरफ भी नहीं था, लेकिन इस बात की हकीकत को तस्लीम करने के लिए दिल भी नहीं चाहता था। बस एक अजीब सा एहसास होता जैसे कोई तिलस्मी ख्वाब देख रहा हूँ, एक अनोखा ख्वाब। क्यों मेरी बात की हकीकत को परख रहे हो? फौजिया ने मुझे खामोश देकर पूछा। नहीं फौजिया, ये बात नहीं। फिर? बस सोच रहा था कि ना जाने आइंदा ज़िंदगी कैसी गुजरे। ये सब कुछ एक ख्वाब सा लगता है। बाद ख्वाब खुद अपनी ताबीर भी होते हैं, समझ जाओगे। छोड़ो इन बातों को। और वह मिस ग्रेस आ रही हैं, उसने कहा, और मिस ग्रेस हमारे पास पहुंच गई और फौजिया ने उसे बैठने की पेशकश की। शुक्रिया, मैं काफ़ी पीना मांगता। अभी मंगवाती हूँ, फौजिया ने कहा और उठकर चली गई। तब मिस ग्रेस ने मुझे एक हसीन मुस्कुराहट के साथ देखा। मिस्टर हारून, और मैं उसकी तरफ मतवज्जा हो गया। आपका मिजाज कैसा है? ठीक हूँ मिस ग्रेस, आप बहुत हैंडसम मैन है। मैं आपको पसंद किया। अभी मैं आपका उस्ताद ठीक है ना? खुदा की ज़मीन पर रहने वाले। बिल्कुल ठीक है, कल से ट्रेनिंग शुरू करेंगे। ठीक है, मैंने जवाब दिया। मिस फौजिया आपका कज़न? आई मैन, मेरा मतलब है कि वो। जी हाँ, आपका ख्याल दुरुस्त है मिस ग्रेस, और मैं उनकी कज़न हूँ। फौजिया की आवाज़ सुनाई दी। ओहो, मुझे मालूम है, बस मिस्टर हारून को बेतकल्लफ करता है। मेरा मतलब है ये कि मेरे को गुफ्तगू कर ले और मेरी बात समझे। और ज़रूर, लेकिन पहले काफ़ी पी ली जाए, और फिर यूँ भी आज तो आप आराम करेंगे, कल से आपका काम शुरू होगा।